ऐसे लगाओ बेटा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बेटा लिखो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो भाई फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का लॉ क्या है, ध्यान समझो। इसके दो लॉ है, एक फर्स्ट लॉ और एक सेकंड लॉ। सेकंड लॉ कुछ नहीं, इसी का डिराइव्ड फॉर्म है फर्स्ट लॉ का ही। तो फैराडे ने हमें एक चीज समझाई कि अगर आप किसी भी चीज को देखते हो, कि इसने कहा कि अगर आप किसी एनोड या कैथोड को देखते हो कि एनोड या कैथोड पे जितना अमाउंट डिपॉजिट होता है, एनोड या कैथोड पे जितना अमाउंट है डिपॉजिट होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है कितना चार्ज आपने सप्लाई किया है, कितना चार्ज आपने, मतलब आपके एनोड पे जैसे ऑक्सीजन आई थी तो कितनी ऑक्सीजन आएगी, डिपेंड करता है आपने कितना चार्ज सप्लाई किया है। तो जो वेट डिपॉजिटेड है वो प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, चार्ज के। किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, चार्ज जो सप्लाई किया, मतलब W प्रोपोर्शनल है Q के। बाद में लिखना, पहले डेफिनेशन लिखेंगे। ये चीज समझ में आई बेटा। तो लिखो फैराडे का लॉ क्या है, अमाउंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेट in the cell in the cell at the electron at the electrode is proportional to charge supplied in the cell। कि जितना आप चार्ज सप्लाई करोगे, मतलब W प्रोपोर्शनल है बेटा Q के, और W जो होता है वो इक्वल होता है बेटा Z Q के। किसके इक्वल होता है बेटा, Z क्या है बेटा हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, क्या है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। Z क्या है बेटा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। होता किसके इक्वल है Z बेटा, ध्यान से, Z इक्वल होता है M अपॉन NF। M क्या है बेटा, मोलर मास, क्या है बेटा, मोलर मास। F आपको पता ही है फैराडे कांस्टेंट, जो कि क्या होता है बेटा, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन 96500 कूलम, जिसे अप्रोक्सीमेटली हम यूज करते, होता क्या 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब जो बेटा यहाँ जो N है ना, ये N क्या है बेटा, N फैक्टर है, क्या है बेटा, जबकि हमारा जो N फैक्टर क्या होता है कि चेंज इन इलेक्ट्रॉन पर मोल, चेंज इन इलेक्ट्रॉन है पर मोल, यही तो N फैक्टर, चेंज इन इलेक्ट्रॉन पर मोल, कि पर मोल इलेक्ट्रॉन में चेंज कितना होता है। जैसे अगर मैं तुम्हें एक रिएक्शन दूं कि Zn सॉलिड है, वो रिएक्ट करता है 2Hg प्लस से और फॉर्म करता है बेटा Hg सॉलिड प्लस Zn2 प्लस। तो जिंक के लिए बेटा 1 मोल पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 2 का। तो जिंक के लिए एन फैक्टर कितना है, 2। Hg के 1 मोल पे कितने का चेंज हुआ है, 1 का। तो 2 मोल पे 2 है, लेकिन 1 मोल पे तो 1 ही है, तो एन फैक्टर कितना है, 1। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एन पढ़ते थे वो 2 था, वो टोटल सेल का होता है, इंडिविजुअल है, जबकि एन फैक्टर इंडिविजुअल होता है, क्या होता है बेटा, इंडिविजुअल। अगर जैसे हमारे पास रिएक्शन है कि 2H2O है, कन्वर्ट होता है O2 प्लस 4H प्लस प्लस है 4 इलेक्ट्रॉन, तो इस रिएक्शन का N 4 है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, लेकिन यहाँ तो N फैक्टर है, तो N फैक्टर सबका अपना अपना होगा। इसके 2 मोल पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो 1 मोल पे कितना होगा, 2। इसके 1 मोल पे कितना है, 4, तो इसका N फैक्टर कितना होगा, 4। तो इसका N फैक्टर 4 है, इसका N फैक्टर है, और इसका N फैक्टर कितना है, 1। हमारी बात में सेम कहानी अगर मैं कहूं कि 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट होता है बेटा
H2 प्लस 2OH माइनस में, तो H2O का एन फैक्टर कितना है? एक। H2 का, OH का, क्लियर है? सबका एन फैक्टर अलग है। अब हमें जिसका वेट निकालना है, पहले बात तो उसी का मोलर मास लेंगे। मुझे अगर रिएक्शन में Ag का मोल निकालने हैं तो Ag का एन फैक्टर लूंगा और Ag का मोलर मास लूंगा। जिंक का निमला में सबका इंडिविजुअल निकालूंगा, वेट सबका अलग अलग आएगा, सेम नहीं आएगा ना, क्लियर है? क्योंकि वेट है वो मोलर मास और एन फैक्टर पर डिपेंडेंट है, सबके मोलर मास अलग है, सबके एन फैक्टर अलग है, ये इंडिविजुअल चलता है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में फुल सेल का चलता है। किसका चलता है? फुल सेल का। ये बात क्लियर हुई बेटा सबको? अब जो बड़ा ध्यान से यहां तक क्लियर है, तो W इक्वल टू क्या आ गया बेटा? MQ अपॉन NF। अगर वो हमसे वेट पूछेगा तब हम इसका यूज करेंगे, लेकिन अगर वो मुझसे मोल ही पूछे तो मैं वेट क्यों निकालू? W अपॉन M लिख दू सीधा ही, इक्वल टू Q अपॉन A। और W अपॉन M क्या होता है? मोल। तो मोल किसके इक्वल हो गया बेटा? Q अपॉन NF। देखो मैंने मोल को N से नहीं लिखा क्योंकि फिर इतने N हो जाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएंगे। अब देखो क्या मोल भी सबके अलग अलग होंगे? कि हाँ सर, क्योंकि एन फैक्टर पर डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंडेंट है? एन फैक्टर सबका सेम है? नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको एन को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको मोल इंटू एन, एन फैक्टर ये इक्वल टू क्यू अपॉन एफ। और मोल इंटू एन फैक्टर क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट। और ये कितना है? क्यू अपॉन ए। अगर आपने सेम चार्ज फ्लो किया तो सबके ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे। एक सेल में तो आप सेम ही चार्ज फ्लो करते हो भाई। एक सेल है जिसमें एक कैथोड एनोड लगा रखा है, तो उसमें तो आप सेम ही चार्ज फ्लो करोगे, जितना कैथोड पे करोगे उतना ही एनोड पे। तो कैथोड पे जितना ग्राम इक्विवेलेंट होंगे उतने ग्राम इक्विवेलेंट किस पे होंगे? एनोड पे। और अगर आपने दो अलग अलग सेल में भी सेम चार्ज सप्लाई कर दिया तो सबके ग्राम इक्विवेलेंट सेम, सबके ग्राम इक्विवेलेंट वेट सेम। और ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या है? क्यू अपॉन एफ। अब हमें यहाँ पे जेड की यूनिट पूछ लेते हैं, तो यूनिट ऑफ जेड क्या होगी बेटा? हमें पता है ये वेट है, ये कुलाम, तो केजी पर कुलाम। क्लियर है? इसको एक और तरीका से लिखा रहता है केजी। कुलाम की यूनिट क्या होती है? क्यू क्या होता है? आई क्या होता है बेटा? क्यू अपॉन ए टी। तो क्या लिख सकता हूं? एम्पियर ए सेकंड। हमारी बात समझ में? अब जो बेटा ध्यान से, अगर मैं इसी फॉर्मूले में क्यू की जगह आई टी रख दूं तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड आई टी। और डब्ल्यू इक्वल टू एम आई टी अपॉन एन एफ। मोल इक्वल टू आई टी अपॉन एन एफ। और ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू आई टी अपॉन। अब जब भी मुझसे अगर ऐसे पूछ दे एग्जाम में क्वेश्चन कि करंट फाइंड आउट करंट इन कुलाम, मतलब चार्ज पूछा गया, क्या पूछा गया है? चार्ज। अब कई बार आप पूरा सोल्व मत करना, रीजन क्या? वो कई बार फेराडे के फॉर्म में पूछ लेता है, 2 फेराडे 3 फेराडे, तो फेराडे की वैल्यू रख के सोल्व मत करना। सोल्व में 2 फेराडे आने देना, 3 फेराडे आने देना। क्लियर है? जैसे मान लो हमें कह दिया 1 मोल डिपॉजिट हुआ, तो 1 मोल डिपॉजिट हुआ तो आंसर क्या हो गया? एन फेराडे। एन फेराडे, एन की वैल्यू रख देंगे। तो आंसर पर अगर वो सोल्व कर रहा है तो फेराडे की वैल्यू रख देना। क्या चीज सबको समझ में आ गई बेटा? आसान सा लो है। किसी एक को याद कर लो, दो सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान क्या रखना है कि यहाँ जो एन है वो एन फैक्टर है पर मोल इलेक्ट्रॉन है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एन क्या था? टोटल इलेक्ट्रॉन। और टोटल इलेक्ट्रॉन फुल सेल का होता है, जबकि एन फैक्टर क्या होता है? इंडिविजुअल होता है, सबका अपना अपना। और जिसका वेट निकालना है उसी का मोलर मास, सबसे बड़ी गलती होती है। जिसका वेट निकालना उसी का एन फैक्टर। एक रिएक्शन में कहीं अलग अलग हो सकते हैं, सबके वेट अलग अलग आ सकते हैं, सबके वेट है। आगे बात समझ में? चलो जी। और हो सकता है सेम भी आ जाए। क्वेश्चन लिखो बेटा। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस Na2SO4, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous Na2SO4 at cathode, 5.6 liter 5.6 liter gas
liberate at temperature 0 degree Celsius, at temperature 0 degree Celsius and pressure 1 atm. Find out weight of gas those liberate at anode, those liberate at anode. तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास है भी नहीं कि हमें पता है Na2SO4 है, क्या है बेटा? Na2SO4 एक्वस है। तो अगर मुझसे कोई कहे इसकी एनोड की रिएक्शन और है कैथोड की रिएक्शन, तो मुझे पता है इसके एनोड पे कौन, कैथोड पे इसमें है कौन कौन, कि सर सोडियम SO4 और पानी, तो कैथोड पे कौन जाएगा? पानी जाएगा, सोडियम से नीचे आता है तो पानी जाएगा, तो 2H2O 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा बेटा? हाइड्रोजन गैस प्लस है 2OH माइनस। एनोड पे कौन जाएगा बेटा? पानी, तो पानी जाएगा तो 2H2O किस में कन्वर्ट होगा? O2 प्लस 4H प्लस प्लस है। अब मुझसे कहा है कि इस गैस की जो वॉल्यूम है वो कितनी है बेटा? 5.6 लीटर। तो अगर ये वॉल्यूम है तो इस गैस का मोल क्या होगा बेटा? मोल ऑफ हाइड्रोजन 5.6 डिवाइड बाय 22.4 कितना आएगा बेटा? ये 1/4। ये क्या आ गया बेटा? मोल। क्या आ गए? अब आपको पता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होगा हाइड्रोजन का? कि सर मोल इंटू एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर कितना हाइड्रोजन का? 2। तो कितना आ जाएगा? 1/2। अब जो ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का है क्या वही ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन का होगा? तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है बेटा? 1/2। ऑक्सीजन का एन फैक्टर कितना है बेटा? 4। कितना है बेटा? 4। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगा बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन एन फैक्टर होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? तो कितना हो जाएगा? 1/8। ये इसका मोल आ गए, और मोल क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट कितना आ गया? वॉल्यूम भी पूछता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मोल को किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी बेटा? 22.4 से, क्योंकि हमें वो वाली कंडीशन दिया ना ओल्ड एसटीपी वाली। हरी भाषण में एसटीपी लिखा तो अपन 22.7 करते हैं। समझ में आ गया? देखो ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट से हम फौरन एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, हमें कुछ ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत है। इसे नोट डाउन करो बेटा। चले देखो बेटा, if 5 ampere current is passed, if 5 ampere current is passed in aqueous solution of CuCl2, in aqueous solution of CuCl2 for 9.6 9.56 for 9.56 minute, 96 9 9.65 कर लो एक सेकंड, 9.65 9.65 minute, the volume of gas, the volume of gas liberate at electrodes, liberated at electrodes at STP if efficiency of current is 60%, if efficiency of current is 60%। हमें दिया है बेटा CuCl2 एक्वस, क्या दिया है?
अगर CuCl2 एक्वस दिया, कौन कौन है बेटा? Cu2 प्लस है, Cl माइनस है और 2 गिला पानी है। अगर मैं तुम्हें कहूं कि कैथोड पे कौन जाएगा, तो कैथोड पे तो कॉपर जाएगा बेटा, तो कैथोड जाएगा, तो क्या यहाँ कोई गैस लिबरेट हुई क्या? नहीं, हमें तो गैस का पता करना है। तो एनोड पे कौन जाएगा? क्लोरीन। और एनोड पे अगर क्लोरीन जाएगा तो 2Cl माइनस किस में कन्वर्ट होगा? Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। हमें इसका क्या पूछा है? मोल पूछे, वॉल्यूम पूछिए, क्या पूछिए? तो मोल निकाल लो। मोल किसके इक्वल है बेटा? IT अपॉन NF। आई कितना दिया बेटा आपको? 5 एम्पियर, लेकिन उसने दिया 60%, तो 5 इंटू 60% इंटू टाइम कितना दिया? 9.65 मिनट दिया, तो सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। एन फैक्टर क्लोरीन का कितना है बेटा? 2। एन फैक्टर क्लोरीन का कितना है? 2। Cl2 को पूछा, क्लोराइड का होता तो 1। ये क्लोराइड है और ये क्लोरीन है, ठीक है। और F का 96500। यहां से मुझे क्या मिल जाएंगे बेटा? मोल। और जैसे मोल मिलेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस कितनी आ जाएगी बेटा? मोल्स इंटू 22.7। अगर मान लो एनोड पे भी कोई गैस हो, कैथोड पर भी अगर कोई गैस होती, तो मैं दोनों के टोटल मोल जोड़ देता और फिर 22.7 से एक साथ ही मल्टीप्लाई कर देता। बोलो कोई दिक्कत है? क्योंकि उसने इलेक्ट्रोड बोला, ऐसा तो बोला ही नहीं ना एनोड है कि कैथोड। इलेक्ट्रोड में दोनों काउंट होंगे। यहाँ चलो कैथोड पे हमारा क्या था बेटा? Cu था। क्लियर है? हाँ वही कहानी सी भाई, अपन नॉर्मल और पोटेंशियल समझाया था बेटा। H2 कैसे होना चाहिए? नोड की सीरीज में आगे किसको लिखा है? Cl को लिखा है कि H2 को लिखा है? वो तो कंडीशन भाई, होना तो H2 चाहिए, आता Cl है ना, और पोटेंशियल लेकर वेरी डाइल्यूटेड केस में नहीं आ पाता। लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। 1.2 एम्पियर करंट इज पास्ड 1.2 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 9.65 मिनट और 9.65 पे मिनट इन 1.1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड, इन 1.1 ग्राम कैल्शियम है क्लोराइड डिजोल्ड इन वाटर, dissolved in water. Find out volume of gas, find out volume of gas liberated at electrode, ब्रैकेट में लिख देना STP। क्या लिख देना? STP। आगे लिखना, if volume of solution is 2 liter, if volume of solution is a 2 liter and during the electrolysis, and during the electrolysis change in volume is negligible, change in volume is negligible, find out pH of solution। इसे करके दिखाओ। चलो भाई, क्वेश्चन में क्या क्या डाटा गिवन, एक बार डाटा लिखवा दो। आपने को करंट कितना दिया हुआ है? 1.2 एम्पियर। टाइम कितना दिया हुआ है? मतलब 9565 इंटू 60 सेकेंड। और क्या दिया हुआ है? 1.1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड का जो वेट दिया है वो 1.1 ग्राम। और कुछ दिया है? 2 लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है? 2 लीटर। ये दिया हुआ है। अब तो बड़ा सिंपल सी कहानी है कि हमें जो कैल्शियम क्लोराइड दिया है, तो उसके अगर हमें वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड दिया है बेटा 1.1 ग्राम, तो मुझे एक बात बताओ, मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कितना आएगा बेटा? 1.1 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना होता है? 71 प्लस 40, 111। मतलब कितना आएगा बेटा ये?
इसको 1 मान लेते हैं, 1.11, तो 0.10 0.01 लिख लेते हैं, 0.01 क्या है ना, ठीक है 0.01। बोलो कोई दिक्कत है? ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास क्या है बेटा, गिवन है। बोलो कोई दिक्कत है? अब नेक्स्ट क्या है बेटा, ध्यान समझो, ये मैं पता मोल है। अब मेरे पास ये तो शुरू, अब मोल इतने, तो मुझे एक बात बताओ, इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? क्योंकि एक साल्ट है तो एन फैक्टर कितना, 2, तो 0.02। मेरे पास इतना 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो इतना ही क्लोरीन, इतना ही कैल्शियम है। क्लोरीन का भी ग्राम इक्विवेलेंट कितना, 0.02। ग्राम इक्विवेलेंट को नंबर से कोई लेना देना नहीं होता। अब मैंने जो सप्लाई की है करंट, तो करंट सप्लाई किया तो उससे भी ग्राम इक्विवेलेंट वेट आएगा कि कितना ग्राम इक्विवेलेंट वेट आपका लिबरेट या डिपॉजिट होगा, वो क्या होगा बेटा, IT अपॉन एफ। आपने इतने अमाउंट को डिपॉजिट करने के लिए सप्लाई किए, तो आपका करंट कितना है बेटा, टेम्परेचर टाइम 9.65 इंटू 60 डिवाइड बाई, इसको सोल्व आउट करके बताओ कितना आ रहा है। 72 -4, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 0.72 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकता हूं बेटा। और इससे क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 10 की पावर -2। तो मुझे एक बात बताओ, जितना मेरे पास सॉल्यूशन में क्लोरीन प्रेजेंट है, क्या उससे कम ही करंट सप्लाई किया गया? तो मैंने क्लोरीन तो आपको ज्यादा दे रखा है सॉल्यूशन में, क्या दे रखा है, ज्यादा। मतलब अपने पास सॉल्यूशन में खूब क्लोरीन है, उसमें से इतना डिपॉजिट होगा, इतना क्या होगा, डिपॉजिट। भाई इतना तो प्रेजेंट था पहले, क्लियर है। और मैंने जो इलेक्ट्रोलाइसिस किया उसके उससे इतना ही डिपॉजिट होना है या लिबरेट होना है। अब मुझे कैल्शियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊं तो एनोड पे कौन जाएगा, क्लोरीन। तो Cl- किस में कन्वर्ट होगा, Cl2+ है। और कैथोड पे कौन जाएगा, 2H2O कन्वर्ट होता है H2+ से। बोलो कोई दिक्कत है? अब मुझे पता है कि बेटा, सबसे पहले तो मुझे गैस के मोल निकल, गैस के ग्राम इक्विवेलेंट पूछूं, तो मुझे बताओ कि ग्राम, मेरे पास पता है इतने ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट हुए, तो क्लोरीन गैस के ग्राम इक्विवेलेंट कितने आएंगे बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन कितना आएगा बेटा, 0.72 इंटू 10 की पावर -2। और क्या ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन भी इतना ही आएगा बेटा, 0.72 इंटू 10 की पावर -2। अब बेटा मुझे पता है कि इसके मोल कितने आएंगे बेटा, मोल ऑफ Cl2 कितने आएंगे, इसका एन फैक्टर 2 है, तो 0.72 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 2। इसके भी मोल कितने आएंगे बेटा, क्योंकि तो इसका भी एन फैक्टर वही है। तो क्या मेरे पास टोटल मोल आ गए बेटा, तो टोटल मोल कितने आएंगे, एन टोटल, एन को बार बार, जो मोल है बेटा मेरे पास टोटल वो कितने हैं, 0.72 इंटू 10 की पावर -2। तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी बेटा गैस की, 0.72 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 22.7। क्या यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब क्वेश्चन में उसने कहा है कि पीएच निकालनी, क्या निकालनी है, पीएच। तो सॉल्यूशन में तो क्या आ रहा है बेटा, OH- आ रहा है, फुल सेल रिएक्शन में देखोगे तो OH- ही बचेगा। अब OH- बचेगा तो मुझे पता है कि OH- के भी ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितने होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट तो सबके सेम ही होते हैं, 0.72 इंटू 10 की पावर -2। भाई इतना ही तो ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट हो रहा है, तो इसका भी इतना ही ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। अगर ये इसका ग्राम इक्विवेलेंट है तो बताओ मोल कितना आएगा बेटा इसका, क्योंकि इसका एन फैक्टर कितना है बेटा, 1, इसका एन फैक्टर कितना है। तो बेटा हमें पता लग गया कि जो मोल ऑफ OH- है, OH- के जो मोल है वो कितने आएंगे बेटा, कितना आएगा बेटा, 0.72 इंटू 10 की पावर -2। ये हमें इसके मोल आ गए, तो हमें तो कंसेंट्रेशन चाहिए, तो OH- की कंसेंट्रेशन क्या आएगी बेटा, मोल इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर, तो 0.72 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, -2।
ये OH माइनस की कंसेंट्रेशन आ गई, तो हमारे पास POH आ जाएगी बेटा। कितनी आएगी बेटा? माइनस लॉग 4 माइनस लॉग 36 कर दे सीधा ही, 4 माइनस लॉग 36, और इसको सोल्व कर देंगे, POH आ जाएगी, और POH आ जाएगी तो TH आ जाएगी। आ रही बात समझ में? अब इस क्वेश्चन में अभी क्या था बेटा कि कैल्शियम, अभी तो क्लोरीन 9% था, क्लोरीन जितना डिपॉजिट होना था उससे ज्यादा दिया था। अगर मान लो क्लोरीन खत्म हो जाता, मैं इलेक्ट्रोलाइसिस चलाता रहता तो क्या होता रहे? तो भाई क्लोरीन खत्म होने के बाद में सिंपल सी कहानी है कि एनोड पे भी क्लोरीन जा रहा है, अगर सॉल्यूशन में क्लोरीन खत्म हो जाएगा तो फिर पानी का नंबर आ जाएगा। भाई सेकंड बेस्ट ऑप्शन कौन है? पानी। तो ये क्वेश्चन उतारो, इसी का आगे अपडेट करते हैं। लिखो बेटा, इन अबव इक्वेशन 1.2 एम्पियर करंट, in above equation 1.2 ampere current passed 9.56 hour 9.65 सॉरी 9.65 का लोग कट जाएगा, सॉरी 9.65 hour। फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड एट एनोड, लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड, एनोड क्या है? लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड, ब्रैकेट में लिख देना STP। दूसरा लिखो pH ऑफ सॉल्यूशन। तीसरा क्वेश्चन लिखो टाइम एट विच ऑक्सीडेशन ऑफ Cl माइनस इज स्टॉप। पहले वाले में तो चल रहा है ना, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बड़ा ध्यान से, इस क्वेश्चन में वो सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, तो आप सबसे पहले निकालो कि आपने आपके ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना है, कितना ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होगा। तो जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होगा वो क्या होगा बेटा? IT अपॉन F। तो IT अपॉन F है, तो I कितना दिया है बेटा? 1.2, टाइम दिया है 9.65 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई फैराडे 9.65। तो पिछली बार हमारा आंसर कितना आया था? 0.7। अब की बार उसको मल्टीप्लाई कर दो 60 से, और 0.432। तो मतलब इतना ग्राम इक्विवेलेंट वेट आपका डिपॉजिट होना चाहिए। इतना हमारा डिपॉजिट या लिबरेट होगा। अब हमारे पास जो Cl माइनस प्रेजेंट है, नंबर ऑफ क्लोरीन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट Cl माइनस का वो कितना प्रेजेंट है बेटा? 0.02, इतना ही तो प्रेजेंट है। और हमने उससे ज्यादा, हमने कहा कि उससे ज्यादा का करंट तो हमने फ्लो कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो बड़ा ध्यान से कि पहले एनोड की रिएक्शन होगी और कैथोड की रिएक्शन होगी। एनोड पे कौन जाएगा? तो 2Cl माइनस कन्वर्ट होगा Cl2 प्लस ए, और कैथोड पे कौन जाएगा? 2H2O किस में कन्वर्ट होगा? सॉरी प्लस ए, 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होता है H2 प्लस ए। उसके बाद में क्या होगा? तो शुरुआत में हुआ, तो थोड़ी देर बाद में क्लोरीन खत्म, उसके बाद एनोड पे अब कौन जाएगा? क्योंकि आपने इलेक्ट्रोलाइसिस रोका ही नहीं है, पिछली बार तो उसके खत्म होने से पहले इलेक्ट्रोलाइसिस रुक गया था, अब तो उससे ज्यादा डिपॉजिट करवा रहा है। तो एनोड पे कितना जाएगा? 2H2O कन्वर्ट होता है बेटा प्लस 4 है, क्योंकि क्लोरीन खत्म होने के बाद पानी का ही नंबर है, दो तो जने जा सकते थे, जब क्लोरीन और पानी, पहले क्लोरीन जा रहा था, और कैथोड पे कौन जाएगा? पानी जा रहा था, H2 प्लस +2 इलेक्ट्रॉन। बोलो कोई दिक्कत है? अब मेरे को पता है क्लोरीन मैक्सिमम मेरे पास 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट ही है, इससे ज्यादा सॉल्यूशन में ही नहीं, तो इससे ज्यादा डिपॉजिट हो ही नहीं सकता। तो मुझे पता लग गया क्लोरीन का ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? 0. अब अगर जब क्लोरीन डिपॉजिट 0.02 हुआ, तो उस टाइम हाइड्रोजन भी कितना डिपॉजिट होगा बेटा? और OH माइनस भी कितना डिपॉजिट होगा?
सबका ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ गया, क्योंकि बराबर ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होते हैं। जब क्लोरीन डिपॉजिट हुआ, अब क्लोरीन तो डिपॉजिट होना बंद हो गया, अब बाकी बचा सारा डिपॉजिट वाली रिएक्शन वो है। तो मुझे पता है टोटल तो इतना ही डिपॉजिट होना था, उसमें से 0.02 हो चुका है, तो बचा कितना 0.430 फिर 0.4812। तो इसका मतलब ये कितना डिपॉजिट हुआ है बेटा 0.4 है, ये कितना डिपॉजिट हुआ, ग्राम इक्विवेलेंट सबके सेम होते हैं ना भाई, शुरुआती ग्राम इक्विवेलेंट इसका 0.02 हुआ तो इसका भी 0.02। अब क्लोरीन खत्म हो गया तो इलेक्ट्रोलाइसिस इसका हो रहा है, तो मैंने कहा टोटल ग्राम इक्विवेलेंट इतना आना चाहिए, तो इतना तो हो चुका है, तो बाकी बचा क्या 0.430, तो वो सॉरी 412, तो 412 भी इसका 412 भी इसका। आ रही बात समझ में? तो बेटा मुझसे सबसे पहले पूछे कि मोल ऑफ गैस निकालने, मुझे क्या निकालने, मोल ऑफ गैस। तो इसके 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट है, एन फैक्टर 2 है, तो इसके मोल कितने आए बेटा 0.01। इसके मोल कितने आए बेटा, इसका भी एन फैक्टर 2 है 0. प्लस इसका एन फैक्टर कितना है 4, 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 0.10 प्लस इसका एन फैक्टर कितना है 2, तो कितना जाएगा 206। क्या मुझे सबके ग्रामिक मोल पता लग गया टोटल, और जब मुझे टोटल मोल पता लग गया तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस निकाल दूंगा, मोल इंटू 22.7 लीटर। ये आ गया समझ में? अब बेटा क्वेश्चन है कि सेकंड हमसे पूछा है पीएच। अब जो बेटा पीएच में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है अगर इस रिएक्शन का मैं टोटल सम करूं तो मुझे पता है यहाँ H प्लस का भी ग्राम इक्विवेलेंट इतना ही होगा और OH माइनस का भी ग्राम इक्विवेलेंट है, तो जितना H प्लस डिपॉजिट हुआ उतना ही OH माइनस हुआ। तो क्या इस रिएक्शन से जो H प्लस OH माइनस आएगा वो कैंसिल आउट है, जोड़ के देख लो दोनों को फुल सेल में, तो जितना ग्राम इक्विवेलेंट OH प्लस है उतना ही, तो यहां से जो H प्लस OH माइनस है वो तो न्यूट्रल है, लेकिन इस वाले OH माइनस का तो कोई काउंटर नहीं था। तो बेटा आपके पास अगर कोई पूछे कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH माइनस नेट, तो सिर्फ 0.02 वाला ही है, वो तो कैंसिल आउट है, जितना H प्लस है उतना, क्योंकि इस रिएक्शन में जितना ग्राम इक्विवेलेंट है उतना इसमें आएगा, सेम आता सबका, तो इसका 0.02 है, मतलब आप क्या लिख दोगे 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। अब इसका एन फैक्टर कितना है 1, तो मोल कितना आएगा बेटा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। अब हमें वॉल्यूम 2 लीटर दे रखी है, तो OH माइनस की कंसेंट्रेशन कितनी आएगी बेटा, तो बेटा POH कितना आएगा 2, और POH 2 आएगा तो pH कितना आएगा 12। अब हमें कहा है कि वो टाइम बताओ जब क्लोरीन का इलेक्ट्रोलाइसिस रुक गया था, क्लोरीन का इलेक्ट्रोलाइसिस तब रुक गया जब ग्राम इक्विवेलेंट वेट इतना आ गया था, क्लियर है? तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोलाइसिस कब रुक गया था, जब ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना था बेटा, और ये किसके इक्वल है IT/F, NF नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट में F आता ना। आई आपको दे रखा है कितना है बेटा 1 पॉइंट डिवाइडेड बाई, तो टाइम किस में आ जाएगा सेकंड्स में। उस टाइम पे क्लोरीन रुक गया, उसके बाद किसका नंबर आ गया, लेकिन इस रिएक्शन से मुझे कोई OH माइनस है, तो जो ग्राम इक्विवेलेंट से आप वैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन हुआ, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट से जोड़ते जाओ कुछ कही नहीं, क्लियर है? एक का पहले ये बस इतने से तो कैलकुलेशन थी, बाकी तो सब जोड़ जोड़ के निकाल दिए, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट को एकदम मजबूत रखना है कि एक रिएक्शन के ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये दोनों रिएक्शन साथ हो रही तो इनके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर, फिर ये जब हो रही तो इनके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर, ग्राम इक्विवेलेंट सबके क्या होते हैं सेम। अब इनको बराबर मत करना क्योंकि ये दोनों साथ हो रही थी और ये दोनों साथ हो रही थी, हाँ अगर आता तो फिर वो जुड़ता, फिर क्या करते हैं उसके बाद में टोटल टाइम दे रखा है उसको माइनस करके, आज कितना टाइम लगता, मुझे इतनी कितनी कैलकुलेशन करनी होती, इसका टाइम निकालता, फिर टोटल टाइम से फिर से फेराडे निकालता, हाँ मैं टोटल टाइम निकाल लेता, फिर तो क्या निकालती मोल निकालती, अरे तो मुझे तो वेट चाहिए ना, मोल तो निकालनी पड़ता कि नहीं पड़ता टोटल टाइम निकाल के, तो टाइम निकाल लेती, फिर तो क्या करती IT/F करती फिर से, नहीं मैं सब मैं टाइम निकाल दूंगा, हाँ टोटल टाइम दे दूंगा उसमें से माइनस, ठीक है फिर वो टाइम की वैल्यू उसमें पुट करके और फिर क्या करती, क्या निकालती, क्या तो टाइम पुट करके
ग्राम इक्विवेलेंट तो निकालती ना, तो मुझे कितनी कैलकुलेशन करती तू, है ना? क्यों करनी इतनी कैलकुलेशन? भाई तुझे ये तो निकालना था ही कि तुझे पहले पता तो लगे कि तू ज्यादा दे रही है क्या करंट। तो पिछले वाले क्वेश्चन में तू ज्यादा नहीं दे रही थी। पहले वाला केस है ना, वो यही तो है। उतार लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। हाउ मच चार्ज शुड बी पास्ड, हाउ मच चार्ज शुड बी पास्ड, क्वेश्चन लिखो। हाउ मच चार्ज शुड बी पास्ड in 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन, इन 12.3 ग्राम है नाइट्रोबेंजीन, टू कन्वर्ट इट एनिलीन, टू कन्वर्ट इट एनिलीन, convert it in a aniline, current efficiency is 50%, करंट एफिशिएंसी इज 60%। हमें पता है बेटा ये हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है, क्या है बेटा 50%, ये नाइट्रोबेंजीन है और ये बेटा एनिलीन है, क्या है बेटा नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रोजन पे चार्ज होता है +3 और एनिलीन में नाइट्रोजन पे कितना चार्ज होता है -3, तो +3 से -3 ले जा रहे हो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, तो इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना है बेटा 6। हमें इसका वेट दिया हुआ है तो बताओ मोल कितना आएगा बेटा नाइट्रोबेंजीन का 12.3 डिवाइड बाई इसका मोलर मास कितना होता है 123, कितना आएगा 0.1 आ गया। अब मोल 0.1 आ गया तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा बेटा 0.6, और जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है वो क्या होता है Q अपॉन एफ, Q अपॉन एफ, तो Q कितना आ जाएगा बेटा 96500 इंटू 0.6, ये आपके पास Q आ गया। लेकिन उसने कहा है कि आपने जो करंट पास किया उसकी एफिशिएंसी 50% है, मतलब जो ये Q आया है ये हमारा ये तो रिएक्शन में यूज हुआ, जबकि मैंने सप्लाई कितना किया था Q डेस, उस Q डेस का 50% है ये। रिएक्शन में तो Q यूज हुआ वही देगा रिएक्शन, तो रिएक्शन ने कहा मैंने तो इतना Q यूज किया है, जबकि मैंने तो Q डेस सप्लाई किया था उसका 50% आपने यूज किया है, तो जितना आएगा उसका क्या कर दूंगा मैं बेटा दुगना, क्या कर दूंगा डबल, तो Q डेस क्या आएगा बेटा 2Q, बोलो कोई दिक्कत है 60% है, हाँ जी एफिशिएंसी में बात करेंगे डेफिशिएंसी में नहीं करेंगे, ठीक है नेक्स्ट लिखो। हाँ एफिशिएंसी, मैंने एफिशिएंसी बोला था, ठीक है सुनो ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट लिखो बेटा। मैं कह रहा हूँ ये लिख के नेक्स्ट लिखो, मैंने ये बोलना चाह रहा था उससे पहले तो बोल गई। लिख माता तो लिख, बाकी देखी जाएगी, जल्दी लिखो। अगर आपको बेटा पोटेंशियल ड्रॉप दिया हुआ हो चार्ज दिया हुआ हो तो वर्क निकाल ही दोगे, वर्क इक्वल टू क्या होता है क्यू वी या फिर वी आई टी। तो नेक्स्ट सीधा लिखो फिर कंडक्टेंस, हेडिंग लगाओ कंडक्टेंस। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं क्या नहीं होते ये तो अपने पढ़ ही लिया पहले, तो अभी पढ़ने की जरूरत है नहीं है। अब सीधा अपन कंडक्टेंस में पढ़ेंगे, एक तरफ लिखो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस और एक तरफ लिखो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस लिख लिया और एक तरफ क्या लिखोगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस।
एक तरफ क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, दूसरी तरफ है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्या होती है, ये मेटल्स के में होती है। किसमें होती है बेटा, मेटल्स में, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो पानी में आयंस में टूटते हैं, तो मतलब ये फ्लो ऑफ आयंस होते हैं, क्या होते हैं। और अपन जितना पढ़ रहे हैं, अब ध्यान से, अब अपन सॉल्यूशन में जो पढ़ रहे हैं, तो अपन जितने पढ़ रहे हैं जो सेल के अंदर हो रहे हैं वो सब इलेक्ट्रोलाइटिक ही तो है, आयन से तो फ्लो कर रहे हैं। एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो लिखो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस में ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, और उसमें क्या लिखोगे, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ए आयंस। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस में कोई मास का ट्रांसफर नहीं होता। आपके जो तार हैं वो कई सालों से पड़े, वो पतले नहीं हो गए, पड़े पड़े, क्लियर है। लेकिन जो अगर आप सेल को यूज करोगे तो इसके आयंस खत्म हो जाएंगे, मास का ट्रांसफर हो रहा है। किसका ट्रांसफर हो रहा है, आपके देखते हो मास डिपॉजिट हो रहा है, जिंक 2+ जा रहा है, तो सॉल्यूशन में मास का ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा। धीमे 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 अगर जिंक रोड आपने लगा रखी है, उसका सारा मास चला जाएगा, जिंक रोड खत्म। तो यहाँ मास का ट्रांसफर होता है। किसका होता है बेटा, तो लिखो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक में लिखेंगे नो मास ट्रांसफर, नो मास से ट्रांसफर। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या लिखोगे, मास ट्रांसफर। अब थोड़ा ध्यान से कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस फिजिक्स में पढ़ते हो तुम, किसमें पढ़ते हो बेटा, फिजिक्स में। मेटल्स के द्वारा शो होती है, ब्रैकेट में लिख देना ड्यू टू, ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस लिखी है ना, उसके ब्रैकेट में लिख देना ड्यू टू मेटल, ड्यू टू मेटल्स, और उसमें चाहो तो लिख लो ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब थोड़ा ध्यान से कि जो सिंपल सी कहानी है, जो आपकी जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट शो करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट कब शो करते हैं, या तो मोल्टन में होना चाहिए या एक्वस में, सॉलिड में शो नहीं हो सकती। जबकि जो आपकी ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है, ये आपकी सॉलिड में भी होती है और मोल्टन में भी होती है। एक्वस मेटल पानी में घुलती ही नहीं, तो कहीं का एक्वस की बात ही नहीं है। आ रही भाषण में, तो लिखो इलेक्ट्रॉनिक में इन एक्वस, इन मोल्टन एंड सॉलिड बोथ फॉर्म शो कंडक्टेंस, बोथ फॉर्म शो कंडक्टेंस। चाहे आप सॉलिड लो चाहे मोल्टन लो। इसमें क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोलाइट, बाकी डिवाइड कर लेंगे वो तो, क्लियर है। इसमें क्या लिखेंगे, मोल्टन एंड एक्वस फॉर्म, नॉट इन सॉलिड। इसमें भी मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो तरीके से लिखा है, एक ट्रू इलेक्ट्रोलाइट, एक सूडो इलेक्ट्रोलाइट। तो ट्रू इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो मोल्टन में और एक्वस दोनों में करें, लेकिन जो सूडो होते हैं वो मोल्टन में नहीं करते, एक्वस में करते हैं। तो हमने पढ़ रखा है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो बेटा, आपने फिजिक्स में पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं ना, उनकी कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो लिखो टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिक्रीज, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है डिक्रीज। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या लिखोगे, इंक्रीज होती है। तो लिखो ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होती है भाई, तो इसमें दो है। एक तो देखो विस्कोसिटी घट जाती है, तो आयंस का चलना आसान हो गया। दूसरी बात, इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन ज्यादा होगा, टूटेगा ज्यादा, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। तो इसमें नीचे लिखो ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी डिक्रीज, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी इंक्रीज, सो डिक्रीज, विस्कोसिटी डिक्रीज। दूसरा लिखो बेटा ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेक प्लेस, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेक प्लेस, so number of ions is increase, so number of ions is a, बेटा नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो अपने आप ही क्या बढ़ जाएगी बेटा, आगे बात में। अब कंडक्टेंस है क्या,
कि सर कुछ नहीं है, कंडक्टेंस है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में से बोल सकता हूँ टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है इलेक्ट्रोलाइटिक में, इलेक्ट्रोलाइटिक में, क्योंकि वहां कंडक्टेंस बढ़ रही है, इसका मतलब क्या रेजिस्टेंस घट रहा है। तो लिखो, मतलब इसको बंद करके लिखो, इसको टेबल बंद कर दो, एक पॉइंट बना के लिखो कि कंडक्टेंस इज ए रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ ए रेजिस्टेंस। लिख लिया बेटा। नेक्स्ट लिखो बेटा, ये जो कंडक्टेंस इसको हम जी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं कि सर हम इसको सी से क्यों नहीं लिखते, क्योंकि सी से हम कंसेंट्रेशन को लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम जी से लिख दिया, तो जी इक्वल टू क्या 1/r। अब जी की यूनिट क्या होगी बेटा, ओम इनवर्स, महो या साइमन, सब सेम है। मतलब ऐसे जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, बट एक ओम इनवर्स में एक महो और एक है साइमन, सब सेम है, सब है सेम, कोई डिफरेंस है नहीं है। आगे समझ में। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कंडक्टिविटी। किससे लिखते हैं इसको, कप्पा से। किससे लिखते हैं, कप्पा, कप्पा फिजिक्स से। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। किससे लिखेंगे इसे, कप्पा से। अब कप्पा कुप्पा ये केर से लिख लो, किससे लिख लो, थोड़ा सा साइन होता है, ठीक है। तो 1/रो किसका रेसिप्रोकल है, रेजिस्टिविटी का। तो लिखो, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ ए रेजिस्टिविटी, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ ए रेजिस्टिविटी, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। लिख लिया। नेक्स्ट देखो ध्यान से, यूनिट। तो मुझे पता है रो की यूनिट क्या होती है बेटा, ओम मीटर, या फिर ओम सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पता आर इक्वल टू रो ले तो है, क्लियर है। तो रो इक्वल टू क्या है बेटा, आर डॉट ओम है। अगर ये मीटर स्क्वायर में और ये मीटर में है तो क्या आ जाएगा बेटा, मीटर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। तो कप्पा की क्या यूनिट आएगी बेटा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और दूसरा क्या हो सकता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हो, महो या साइमन, कुछ भी लिख लो। तो अपन लिख लेते हैं इसे, महो मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स, महो सेंटीमीटर इनवर्स और साइमन सेंट। अब इनमें डिफरेंस है बेटा, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर आ गया ना। अब हमसे यहाँ पे एक रिलेशन इनका पता होना चाहिए। देखो आर इक्वल टू क्या होता है, रोले। तो अगर इसको अपन घुमा दे तो क्या बनेगा बेटा, 1/r इक्वल टू 1/रो एल, अगर रेसिप्रोकल कर देता हूं। और 1/r क्या होता है, जी। 1/रो क्या होता है, कप्पा। तो कप्पा इक्वल टू क्या है बेटा, जिले। अब तो बड़ा ध्यान से, कई बार गलती हो जाती है, कई बार क्या हो जाती है बेटा, गलती क्या हो जाती है तो बड़ा हमसे, कि हम हमें देखो ये याद तो रहता ही है, हम रो को इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ पे रो की जो जी आ रहा है ना, और कप्पा की आर की जगह क्या आ रहा है, कप्पा। सीधा मत समझ। कई बार क्या होता है, गलती हो जाती है एग्जाम में छोटी सी, कि अपन क्या करते हो कि यार ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो इसका तुम कह देते हो जी मतलब रो है। जी मतलब क्या है, रो। जी मतलब रो नहीं, रेसिप्रोकल करके आ रहा है। गलती हो जाती है बेटा, कई बार क्या होता है, आप सीधा मल्टी आप कहते हो ये भी तो हुआ है ये भी हुआ है, तो इसका मतलब यही रहा होगा, ये इसका रेसिप्रोकल रहा होगा ना, मत करना ऐसा। अब जो बेटा L/A को बोलते हैं सेल कांस्टेंट, क्या बोलते हैं। अब सेल कांस्टेंट क्या होता है, जो हमारे जो सेल्स होंगे ना बेटा, वो सिलेंड्रिकल सेल है। कैसे सेल है, अगर सिलेंड्रिकल सेल है तो एल उसकी लेंथ है, एल उसकी क्या है, लेंथ है, और ए क्या है बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया।
तो वो कई बार क्या करता है बेटा, सेल की लेंथ दे देता है, उसकी रेडियस दे देता है क्रॉस सेक्शन की, या डायमीटर दे देता है, तो हम उसका पाई आर स्क्वायर करके खुद से उसे क्या निकालना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शन है एरिया। बोलो कोई दिक्कत है आगे बात में। अब सेल कांस्टेंट की यूनिट या तो क्या होगी बेटा मीटर इनवर्स, या क्या होगी सेंटीमीटर इनवर्स। आगे बात में, सेल कांस्टेंट बेटा कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है कांस्टेंट। भाई आपके पास जैसे सिलेंड्रिकल सेल है, ये एकदम परफेक्ट सिलेंड्रिकल सेल है, एकदम क्लियर है। ये क्या है बेटा आपके पास सिलेंड्रिकल सेल है, तो अगर मैं इसमें पहले मैंने इसमें NaCl भर रखा है, फिर मैंने NaCl हटा के KCl भर दिया, या फिर NaCl भर रखा है, फिर मैंने जब 0.1 मोलर भर रखा है, फिर मैंने 0.2 मोलर भर दिया, तो L अपॉन A तो अब भी सेम रहने वाला है कि नहीं है, L अपॉन A अब भी क्या रहने वाला है सेल। तो अगर सेल में सॉल्यूशन बदलता जाए तो L अपॉन A बदलता नहीं है। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, ये ध्यान रहे, सेल बदलना पड़ेगा, दूसरा पास में वो ब्लैक वाला सेल है ये रहना पड़ेगा। बोलो कोई दिक्कत है उसका ऊपर से काट के एकदम फिर तेरे वाली बोतल ले लेते हैं। हाँ, तो भी तो है ना थोड़ी अजीब। नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे को वैसे तबीयत खराब है। लिख लिया बेटा सबने, अरे जो फटाफट फटाफट ये लिख लिया पक्का, ठीक है समझ लो फटाफट। चलो जी स्पीड लिखो। पता नहीं ऐसे छोड़ना, तेरे को क्या मतलब है, मेरे भी समझ में नहीं आई। अब अपना यहाँ पे ना बड़ा दिमाग, कहाँ समझ में आएगी। अरे लिख ले तू यार, तुझे क्या मतलब है इन चीजों से, काम कर, रोटी खा के सो जाएगा। चले अब तो अच्छा नहीं लिखा क्या है? अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक है अब देखो इनके थोड़े दिनों में नाम सेम हो जाते हैं सबके, सबको मैं थोड़ी देर बाद में कंडक्टेंस बोलने लग जाऊंगा। यूनिट देखना इनकी, क्या देखना यूनिट। अरे बात में थोड़ी देर बाद सबको कंडक्टेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और फिर यूनिट देखेंगे कि क्या है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम लेमडा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, और लेमडा होता है कप्पा अपॉन कंसंट्रेशन, कप्पा अपॉन है। अब ये दो तरह से होता है, एक होता है बेटा लेमडा मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, और दूसरी होती है नॉर्मल कंडक्टिविटी। इसको कंडक्टिविटी भी बोलते हैं और कंडक्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और नॉर्मल कंडक्टिविटी को बोलते हैं बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं, इसको लेमडा एन से लिखते हैं या लेमडा ई से लिखते हैं, लेमडा एन या लेमडा ई से, जबकि इसको किससे लिखते हैं, लेमडा एम से लिखते हैं, किससे लिखते हैं। अब लेमडा मोलर क्या होगा, जब कंसेंट्रेशन किसमें हो बेटा मोलरिटी में, और लेमडा नॉर्मल क्या होगा बेटा, जब कंसेंट्रेशन किसमें हो नॉर्मलिटी में। बोलो इसमें कोई दिक्कत है। अब इन दोनों में एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन लेमडा मोलर एंड लेमडा नॉर्मल। अब जब मुझे पता हो बेटा लेमडा नॉर्मल क्या है, कप्पा अपॉन नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी क्या होता है मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, तो लेमडा नॉर्मल क्या आ गया बेटा कप्पा अपॉन मोलरिटी इनटू, और कप्पा अपॉन मोलरिटी क्या होता है बेटा लेमडा मोलर, तो लेमडा नॉर्मल क्या आ गया लेमडा मोलर अपॉन एन फैक्टर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि लेमडा मोलर इक्वल टू एन फैक्टर इनटू लेमडा, तो देखो उसका उल्टा है, क्योंकि बेटा यहाँ इनवर्स में है ना बेटा। आगे बात समझ में, तो अगर मुझे नॉर्मल दिया है तो मोलर में बदल दो, और मोलर दिया है तो एन फैक्टर का है तो खेल है।
ये कोलरॉस में काम आएगी थोड़ा सा ना। चले, वो बताते हैं, वो इनफाइनाइट होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब जो बड़ा यहाँ पे क्या यूनिट का पंगा घुसता है, एक को समझ लेते हैं, दूसरा अपने आप आ जाएगा। जैसे हमने केस फर्स्ट लिया, हमने कहा कि जो आपका लेमदा मोलर है बेटा, जो कप्पा है वो आपका दे रखा है बेटा साइमन मीटर इनवर्स में, साइमन है मीटर इनवर्स में। और जो आपकी मोलरिटी है वो उसकी तो यूनिट पता ही है बेटा, मोल पर लीटर है, कंसंट्रेशन तो मोल पर लीटर में होती है। तो जो लेमडा मोलर होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, कप्पा अपॉन मोलरिटी इनटू साइमन मीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर। अब जो बेटा लीटर भी लेंथ की यूनिट है, मीटर भी लेंथ की यूनिट है, तो सेम होनी चाहिए, एक जगह दो दो यूनिट यूज नहीं करनी ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कप्पा अपॉन मोलरिटी इनटू साइमन मीटर इनवर्स, लीटर की जगह क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब पर मोल। तो फॉर्मूला क्या आ गया, कप्पा अपॉन मोलरिटी डिवाइडेड बाई 1000 इनटू साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, लैम्डा मोलर आ गया। अगर मैं केस सेकंड लेता कि आपका कप्पा है वो किसमें दिया है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, और मोलरिटी किसमें दिया है बेटा, मोल पर लीटर में। तो लेमडा मोलर क्या आता है बेटा, कप्पा अपॉन मोलरिटी इनटू साइमन सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर। अब बेटा ये सेंटीमीटर में, तो इसको किस में कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर में। तो बेटा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स लीटर को क्या लिख सकते हैं, 1000 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई पर, तो क्या आ गया, कप्पा अपॉन मोलरिटी इनटू साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये मेरे पास क्या आ गया, लेमडा मोलर। अगर इन दोनों फॉर्मूलों को मैं कंपेयर करूं, क्या करूं बेटा, कंपेयर। तो देखो बेटा, जब कप्पा साइमन मीटर इनवर्स में तो साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में तो साइमन है सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। जब मीटर में है कप्पा तो 1000 से डिवाइड, जब सेंटीमीटर इनवर्स में है तो 1000 से मल्टीप्लाई। तो लेमदा नॉर्मल क्या मैं सीधा लिख दूं, लेमदा नॉर्मल के दो फॉर्मूले बनेंगे, कप्पा अपॉन नॉर्मलिटी इनटू 1000 है तो यूनिट क्या आएगी बेटा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट होता है ना इसका, ग्राम इक्विवेलेंट। और लेमदा नॉर्मल क्या आएगा, कप्पा अपॉन नॉर्मलिटी इनटू 1000, इसका मतलब साइमन है मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ कप्पा इसमें मतलब किस में रखा गया है, मीटर में, और यहाँ किस में रखा गया है, सेंटीमीटर। क्या चीज समझ में आई बेटा सबको, पक्का, छापा मारो बेटा। एक क्वेश्चन लिखेंगे कि आपको दे रखा है बेटा एक सेल है जो 0.1 मोल पर लीटर है, KCl है बेटा इसमें। इस सेल का बेटा रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम, कितना दे रखा है, 100 ओम। और इस सेल का जो कप्पा है वो दे रखा है बेटा हमें, वो है 1.29 सीमेन पर मीटर। फिर कहता है इस सेल में 0.02 मोल पर लीटर KCl भर दिया, जिससे इसका बेटा जो रेजिस्टेंस है वो हो गया 520 ओम। क्या हो गया बेटा, 20 ओम, जिससे इसका कप्पा आपको लेमडा मोलर और इसका कप्पा आपको निकालना है। तो देखो बेटा ध्यान से, हमें अगर इसका कप्पा निकालना है तो हमें पता है कप्पा इक्वल टू क्या होता है बेटा, जी ले, और कप्पा इक्वल टू जी की जगह 1/r है, एल ए, 1/r कितना है 5/20, कहीं से L/A आ जाए तो कप्पा निकल आएगा। अब सेम ही सेल था
तो इसके लिए हमें पता है कप्पा इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1/r। आर कितना है 100 इंटू एल। क्या एनसीईआरटी वाला तो है, क्लियर है। तो कप्पा कितना दिया है बेटा 1.29 इंटू 1/100 इंटू एल अपॉन ए। तो एल अपॉन ए कितना आ गया 129 मीटर इनवर्स। ये क्वेश्चन से सारा समझ में आ जाता है एक बार में। एल अपॉन ए, अब यहाँ मीटर इनवर्स में तो यहाँ पर भी ये 520 इंटू 129 रखोगे तो ये मीटर इनवर्स में है, तो यहाँ आ जाएगा ओम इनवर्स से मीटर इनवर्स। कप्पा आ गया। अब कप्पा मीटर इनवर्स में तो लेमडा मोलर क्या आएगा के अपॉन ए कंसंट्रेशन इंटू डिवाइड 1000। तो कप्पा मीटर इनवर्स में ना तो यूनिट आएगी सीमेन मीटर स्क्वायर पर ए मोल। अगर मुझे सेल का क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन होता तो मैं एल अपॉन ए वैसे निकाल लेता। ठीक है, बोलो कोई किसी कोई दिक्कत है इसमें? लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन होता तो कोई दिक्कत है इसमें? चलो जी, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ब्रैकेट में लिखो लिमिटिंग मोलर लिमिटिंग कंडक्टेंस। इसी का नाम क्या है बेटा, लिमिटिंग कंडक्टेंस। इसको बेटा इस तरह से लिखते हैं, लेमडा इनफाइनाइट लेमडा नॉट, या फिर इस तरह से भी लिखा रहता है लेमडा इनफाइनाइट लेमडा नॉट। मतलब लिखने का तरीका बता रहा हूँ, मतलब आप कई बार इसे लेमडा करके आता, कई बार पूरा नहीं आता ऊपर। कितना सही है, बात नहीं है, किसी बुक में ऐसा लिखा रहता है, किसी में ऐसा लिखा रहता है। हो सकता है फिर भी जो भी है, लेकिन तुम तो कंफ्यूज ना हो ना, तुम देख के फिर रोते हुए मेरे पास आते हो, तो इससे अच्छा मैं लिख ही दूं। बहुत से रोना ही कहते हैं। चलो जी, तो अब बेटा यहाँ से हो गया सबको समझ में। तो लिखो बेटा कि बेटा होती क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की मैक्सिमम कंडक्टेंस जितनी वो दिखा सकता है ना, उसी को बोलते हैं इनफाइनाइट। तो लिखो द मैक्सिमम कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, मैक्सिमम कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट known as infinite conductance। इनफाइनाइट लिमिटिंग सब इसी का नाम है ना, मैक्सिमम कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट नोन एज इनफाइनाइट कंडक्टेंस। अब जो बड़ा इनफाइनाइट कंडक्टेंस आएगी कब, अगर मैं लेमडा मुझे पता है कप्पा अपॉन सी है, जब मेरा सी 0 को टेंड करेगा तभी लेमडा किसको टेंड करेगा बेटा, और सी कब 0 को टेंड करेगा, जब वॉल्यूम इनफाइनाइट करूंगा। जब वॉल्यूम क्या करूंगा, तो देखो बेटा ना वॉल्यूम हमसे इनफाइनाइट होनी ना कोई बात, क्लियर है। क्या आ जाए, बाढ़ आ जाए, नदी में फेंक दे, नदी में फेंक तो देंगे लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे, मछली खा गई तो। अब थोड़ा ध्यान से, पर इसको हम निकाल लेते हैं, क्लियर है। ध्यान से, एक डिबाई एकल साइंटिस्ट था, उसने ये कर दिया, उसने कहा कि आप एक काम करते हैं, उसने क्या किया, एक कंटेनर लिया, क्या लिया बेटा, उस कंटेनर में अलग अलग कंसेंट्रेशन ली, C1 कंसेंट्रेशन ली, उस पर लेमडा आए, तो किसी कंसेंट्रेशन C1 पे लेमडा 1 आया लेमडा 1, C2 पे आया लेमडा 2, किसी C3 पे आया C4 पे, तो उसने कुछ नॉन कंसेंट्रेशन निकाली, इनफाइनाइट तो नहीं की, और उसने ग्राफ बनाए, उसने ग्राफ बनाया लेमडा वर्सेस रूट सी में। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ तो ऐसा आया, और वीक का, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, किसका है बेटा, और ये ग्राफ किसका है बेटा, वीक। सुन तो ले, पहले समझाते हैं।
अब ये ग्राफ ऐसे आए तो अब इन ग्राफ ऐसे आए तो इसमें हमें इसको तो हमने इसको बोले, इसके लिए उसने एक इक्वेशन दी जिसे बोलते हैं डी बाई एक्कल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? एक सेकंड थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। इक्वेशन क्या थी कि लेमडा सी इक्वल है लेमडा इनफाइनाइट माइनस ए रूट सी। ए क्या हो गया? डी बाई एक्कल है, कांस्टेंट, लेमडा इनफाइनाइट है, ये लेमडा सी किसी गिवन कंसंट्रेशन पे। अब इसमें जो ए है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे और टेम्परेचर पे। इलेक्ट्रोलाइट के नेचर और टेम्परेचर पे। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान से इस चीज को अगर अपन ध्यान से समझे तो अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट ग्राफ है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ग्राफ, पहले तो ऐसे क्यों आया? तो देखो बेटा, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो हमेशा आयोनाइज रहता है। तो अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो विस्कोसिटी बढ़ती है, लेकिन नंबर ऑफ आयंस तो उतने रहने। नंबर ऑफ आयंस उतने रहने तो विस्कोसिटी बढ़ने की वजह से कंडक्टेंस घट रही है। तो वो एक लीनियर तरीके से घटे, नंबर ऑफ आयंस तो नहीं घटे, तो ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ। ये कंसंट्रेशन है। सी क्या है यहाँ पे? कंसंट्रेशन है। क्लियर है? तो ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ, धीमे धीमे डिक्रीज हो रहा है। लेकिन वीक तो अचानक ही गिर गया। इतना एक्सपोनेंशियली डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि उसके 4 गुना, मतलब होता है ना, उसको 4 गुना डिसोसिएट करने के लिए पानी को 18 गुना बढ़ाना पड़ा था। मैं अपने एक एग्जांपल किया था। तो अब सोच के देखो, इसका मतलब बहुत कम डिसोसिएट होता है। अब सिंपल सी कहानी है कि आपने जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाई तो विस्कोसिटी तो बढ़ाई, जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है इसका डिसोसिएशन कम हो जाता है। और डिसोसिएशन कम हो गया मतलब नंबर ऑफ आयंस ही घट गए। नंबर ऑफ आयंस ही घट गए मतलब मजदूरी कम हो गई। तो मजदूरी कम होगी तो मजदूरी कैसे होगी? काम कैसे चलेगा? नंबर ऑफ आयंस ही घट जाते हैं सीधे के सीधे, जबकि उसके नंबर ऑफ आयंस तो नहीं घटे। तो अब पहला क्वेश्चन आता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ सडन डिक्रीज क्यों होता है? तो क्या लिखोगे? ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज, सो सडन डिक्रीज इन लेमडा। भाई आपके पास आयंस ही नहीं बचे। तो अच्छा, अब जब कंसंट्रेशन इनफाइनाइट है तभी दिखाएगा। तो इस तरह का ग्राफ आता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का किसके तो हमेशा डिसोसिएट रहता है। ये आयंस में कोई फर्क हो रहा है कि नहीं है? बोलो कोई दिक्कत है तो लिखो। चलो ये बना लो। लिख लिया बेटा? तो पहले लिखो ए के बारे में। तो ए लिखो फॉर ए गिवन सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। मतलब अगर आप सॉल्वेंट और टेम्परेचर पे तो करता ही है, अगर आप ये सेम रखते हो देन इट डिपेंड्स ओवर नेचर ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट। तो ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड, सॉल्वेंट डिपेंड्स ओवर ए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ये टेम्परेचर और सॉल्वेंट पे तो करता ही करता है। अगर आप इनको ना बदलो तो ये इलेक्ट्रोड के नेचर पे भी क्या करता है बेटा? डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब थोड़ा ध्यान से कि उनके नेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है। जैसे मेरे पास है एक NaCl, एक क्या है बेटा? NaCl। तो इसमें कैटायन का चार्ज कितना है? +1। और एनाइन का, इसे बोलते हैं 1,1 टाइप। क्या बोलते हैं? 1,1 टाइप कैटायन एनाइन। जैसे मैंने लिखा कैल्शियम क्लोराइड, तो एनाइन कैटायन का चार्ज कितना? 2। एनाइन एक क्लोरीन का तो -1 ही है, तो 2,1 टाइप, क्योंकि सॉल्यूशन में तो Cl- ही है। MgSO4 क्या हो जाएगा? 2,2 टाइप। Na2SO4 1,2 टाइप। कैटायन का चार्ज तो +1 है ना। तो जिनका टाइप सेम होता है उनकी ए वैल्यू सेम होती है। दो जेव सेम टाइप ऑफ साल्ट है सेम वैल्यू ऑफ ए। तो लिखो बेटा पॉइंट बना के। हाँ चलो ये लिख लो पहले। मैं टाइप समझ में आया कैसे? चार्ज ऑफ कैटाइन, चार्ज ऑफ एनाइन। अब इसमें ये मत करना कि सिर्फ 2 क्लोरीन है तो एनाइन का चार्ज 2 कर दे। क्योंकि सॉल्यूशन में कैल्शियम और Cl- रहता है। हाँ लिखो बेटा। सेम टाइप ऑफ साल्ट हैव
सेम टाइप ऑफ ए वैल्यू। तो एक किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे भी करेगा, टेम्परेचर भी करेगा और इलेक्ट्रोलाइट पे भी करेगा। अगर सॉल्वेंट और मैं टेम्परेचर सेम रख दूं तो इलेक्ट्रोलाइट के फिर ए वैल्यू पे डिपेंड करता है, मतलब टाइप पे। अगर टाइप सेम हुआ तो ए वैल्यू भी क्या होगी, सेम। आगे बात समझ में। अब लिखो बेटा, ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन conductance of strong electrolyte decrease in straight line, decrease in straight line, स्ट्रेट लाइन में डिक्रीज होता है। नेक्स्ट लिखो, ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, exponential decrease in conductance of a weak electrolyte, because increase in concentration, because increase in a concentration decrease degree of dissociation of weak electrolyte, decrease degree of dissociation of a weak electrolyte, so number of ions decrease, so number of ions decrease। भाई नंबर ऑफ आयंस ही घट गए तो कंडक्टेंस तो सडन गिरनी है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा। अब तो बड़ा ध्यान से कि हम एक्सपेरिमेंटली बताओ लैम्डा इनफाइनाइट किसका निकाल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग का, क्योंकि स्ट्रॉन्ग की हमने 3-4 वैल्यू निकाल ली। तो मैं याद है तुम्हें 9-10 में ग्राफ आते थे कि एक्स की वैल्यू दे देते, वाई की वैल्यू दे देते, तुमसे कहते ग्राफ बनाओ। तो हमें क्या किया, 3-4 कंसंट्रेशन ली, उन पे लैम्डा निकाला और हमने ग्राफ बना दिया। अब इस जो स्ट्रेट लाइन है वो तो हमेशा स्ट्रेट रहनी है, तो क्या मैं इसको पीछे बढ़ाऊंगा तो इस जगह काटेगी, इस जगह पे कंसंट्रेशन कितनी है, 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा। तो सुन तो सही पहली बात, यहां तक समझ में आया बेटा। हाँ तो पूरे टूटते उससे क्या हुआ, वॉल्यूम तो इनफाइनाइट करनी पड़ेगी ना, तभी तो लैम्डा इनफाइनाइट आएगा। अरे तो भाई साहब वॉल्यूम इनफाइनाइट इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि बेटा विस्कोसिटी पे तो रोल कर रही है मेरा, अगर कंसंट्रेशन होगा तो विस्कोसिटी है, आयन चल नहीं पा रहा मेरा। भाई इस क्लास के अंदर मैंने कहा 400 बच्चे भरे, 300 बच्चे भर दिए हमने, बाहर 5 बच्चे खड़े हैं, 10 बच्चे खड़े हैं, मैंने कहा उनको पीटना है, तो क्या पीछे वाला बच्चा मेरा किसी काम का है क्या, मतलब उसको पीटने जा ही नहीं सकता। क्लियर है, फोकट का खा रहा है, यहाँ पे पड़ा है। यहाँ अगर क्लास में 15 बच्चे हैं तो भाग के जाएंगे 15 के 15 बाहर जाके पीट देंगे, मतलब वो काम के नहीं है मेरे। अगर कंसंट्रेशन हाई हुई तो आयंस तो टूटे हुए हैं लेकिन वो काम ही नहीं कर पा रहे, क्यों, भीड़ भाड़ इतनी है उसका वर्क ही नहीं हो पा रहा। अरे बात में वर्क उसका कोई यूज ही नहीं है ना भाई, मेरे पास कंसंट्रेशन इतनी है कि Na+ चल ही नहीं पा रहा, लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने से चल पाएगा। तो पर इसकी निकाल सकते हो इसकी, क्योंकि आपको ग्राफ को पीछे तो बढ़ाना है, आप निकालो अपने 3-4 कंसंट्रेशन पे, स्ट्रेट लाइन आएगी, पीछे बढ़ा दो। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो अगर मैं पीछे बढ़ा भी दूं तो पैरेलल हो गया, तो इसका तो एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल है। भाई मैं 5-7 कंसंट्रेशन निकाले ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ तो ऐसा है, तो कभी भी इस लाइन को काटेगा ही नहीं, जब तक इस लाइन को काटेगा नहीं C0 होगा ही नहीं। तो लिखो बेटा, वी कैलकुलेट लैम्डा इनफाइनाइट, वी कैलकुलेट लैम्डा इनफाइनाइट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट by experimental way, but we cannot calculate lambda infinite for weak electrolyte from experiment। हम एक्सपेरिमेंट से नहीं निकाल सकते। इसको लाइन को ऐसे आगे बढ़ा के दिखा देना कि हम पैरेलल हो गए कैसे निकालेंगे। क्या लैम्डा इनफाइनाइट समझ में आया बेटा? इसी के लिए हमें पढ़ना है अगला टॉपिक कोलराउस लॉ। कोलराउस ने हमें सबके निकालने सिखा दी, तो अपन कल कोलराउस को कल स्टार्ट करेंगे, कल चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है।